राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार फिर से संकल्प कोचिंग क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं धवल आमेटा। जैसा कि हमें पता है कि 29 और 30 जून 10वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख घोषित हो चुकी है। 29 तारीख को सामाजिक का पेपर है और 30 तारीख को हमारे विषय गणित का पेपर है। तो अभी जितने भी 10वीं के बच्चे हैं जिन्होंने लॉकडाउन में पढ़ाई अपनी जारी रखी और जो कंटिन्यू पढ़ाई करते आ रहे हैं उन सभी को फ़ायदा हुआ है, और जो बच्चे बहुत कम पढ़े हैं उनको भी अब मेरी तरफ से एक राय है कि कुछ दिन ही बचे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, मतलब इस 10वीं क्लास में कुछ अच्छा सा प्रेजेंट करने के लिए। तो इन कुछ दिनों तक, जैसे आज अपनी तारीख हो गई है 4 तारीख हो गई है, तो 4 तारीख से अपन कोशिश करेंगे कि 28 या 25 तारीख तक, 29 और 30 तारीख तक आपका 29 और 30 को सामाजिक और गणित का पेपर है। तो कोशिश ये करेंगे कि 4 तारीख है आज 4 तारीख से 25 तारीख तक कंटिन्यू प्रातः 8 बजे आपकी डेली क्लास होगी। जो लोग, अगर आप क्लास में है मेरे यहाँ वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग अभी देख रहे हैं ये वीडियो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रातः मॉर्निंग में 8 बजे सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा जितना भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँ वो आप इस फ़ोन के माध्यम से या मेरे इस वीडियो के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। इस 2-4 दिनों के अंदर, जो भी 5-6 दिन है, इस 4 तारीख से 25 तारीख के बीच के अंदर अपन उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे, उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो बोर्ड की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अपन आज से शुरू करते हैं और आज पहला जो पार्ट अपन 1 लेते हैं। आज से चालू हो गया, 4 तारीख से मॉर्निंग की सुबह 8 बजे की क्लास रहेगी, अपनी डेली यही रहेगी। तो आज से शुरू करते हैं, इसमें यही सीन रहेगा। जैसे आज अपन पढ़ेंगे तो आज उन प्रश्नों को देखेंगे कि पूरी किताब के अंदर से वो प्रश्न तो बार बार पूछे ही जाते हैं। जैसे उदाहरण के हिसाब से अगर अपन देखें, चौथी प्रश्नावली फिक्स से ग्राफ आएगा, पीछे से 17वीं प्रश्नावली फिक्स से बहुलक वाला सवाल आएगा या माध्य माध्यिका वाला सवाल आएगा, पहली प्रश्नावली में से फिक्स सवाल है वो आएगा। इस तरह से जो जो फिक्स सवाल है उन फिक्स सवालों को अपन आज देख लेते हैं। मतलब कम से कम मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको, जो हालांकि कुछ बच्चों को ज्योमेट्री पोर्शन बहुत वीक लगता है, उनको समझ में कम आता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उन चैप्टर्स को लूँ जो आपको करीबन 30 से 50 नंबर के बीच में आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दे बोर्ड की परीक्षा में। इसके बाद आप तो कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं 30 से 50 नंबर तक आपको गणित में यहाँ दिला सकूँ। तो आप आज से ही एक संकल्प ले लें कि 25 तारीख तक मुझे किसी भी हालत में रोज़ सुबह 8 बजे फ़ोन लेकर बैठना है और पढ़ना है, उन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करना है बार बार। कोशिश करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो आइए अपन देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, चौथी प्रश्नावली का है, ग्राफ से इसे सरल कीजिए। ग्राफ वाला प्रश्न है दोस्तों, फिक्स एक ग्राफ वाला सवाल आपके आएगा। अब जैसा जैसा मैं यहाँ बताता जाता हूँ आप वैसा वैसा सीखते जाइएगा बहुत सरल विधि से, क्योंकि ग्राफ का एक प्रश्न फिक्स है, मतलब फिक्स है, ठीक है। तो पहला प्रश्न ही लेते हैं अपन ग्राफ का। ग्राफ में हमें ये कहा कि आलेख विधि से इसको सरल कीजिए। 4x + 3y = a में a का मान लिखिए और 2 समीकरण हमारे पास यहाँ दे रखा है। इससे आपको सरल करना है, x और y का मान निकालना है। x और y के मान को निकालने के बाद आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद जो भी x और y के मान निकलते वो यहाँ लिखने, किसका मान निकलेगा, a का। तो पहले आप साथ साथ में उतारिएगा मत, सभी की नज़र बोर्ड पर होनी चाहिए। पहले हमारे पास 2 समीकरण हैं, इन दोनों समीकरण को अपन लिखते हैं बोर्ड पर। पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये, इसको लिखते हैं, उसको सरल करने की कोशिश करते हैं। x + 3y = 6।
अब मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि जब भी समीकरण आए उसको कैसे सोल्व करते हैं। उसको सोल्व करने का तरीका है कि x वाले मान को तो आप इधर ही रख दीजिए, बचा y वाला मान उसको पक्षांतर कर दीजिए 6 माइनस 3y। अब आपको क्या करना है, x बराबर 6 माइनस 3y हो गए। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, y का मान रखते जाना, x का मान निकल जाएगा। कम से कम 3 मान रखने और अधिक से अधिक 3 मान रखने और कम से कम 2 मान में हमें पता कर लेना है। तो अब अपन इसमें y के मान 0 रख देते हैं। सबसे पहले y का मान मैं 0 रखता हूँ तो मेरे पास x का मान क्या आएगा, 6 माइनस 3 इंटू 0। किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते तो 0 आता है, 6 गुणा 6 माइनस 0, इसका मतलब इस पूरे का उत्तर कितना आ गया, 6। अगला मान मैं रख देता हूँ y बराबर 1 रख देता हूँ। इसमें y बराबर 1 रखा तो x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 1। 3 का गुणा 1 से किया तो 3 आया, 6 में से 3 घटाया तो कितना बच गया, 3। तो x बराबर कितना आ गया, 3। अगला मैं मान रख देता हूँ y बराबर 2। ये हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 3 का गुणा 2 से क्या, 6, 6 में से 6 गया 0 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, x बराबर आ गया 0। अब अपन क्या करते हैं कि जो हमने मान लिखे उसको एक सारणी में रख देते हैं कि जैसा कि आपने क्या क्या मान निकाले उसको अपन एक सारणी में रख देते हैं। हमने सबसे पहले x और y के मान निकाले। सबसे पहले y का मान हमने 0 रखा तो x का मान हमारे पास 6 आया। फिर हमने y का मान 1 रखा तो x का मान मेरे पास 3 आया। फिर y का मान मैंने 2 रखा, x का मान कितना आया, 0। यानी ये हमने समीकरण को सोल्व की, इसका मतलब आंसर ये आ गया। अब अपन इस समीकरण को सोल्व करते हैं। दूसरी समीकरण मेरे पास है 2x माइनस 3y बराबर 12। कुछ भी नहीं करना है, 2x वाले मान को तो इधर ही रखना है। इस माइनस 3y को बराबर के उधर ले जाएंगे, उसको कहते हैं पक्षांतर। तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना कि यहाँ पर x के गुणे में 2 है, ये गुणे में कुछ नहीं होना चाहिए, x यहाँ पर सिंगल होना चाहिए जैसे यहाँ पर है। गुणे में 2 है, इसको हटाएंगे, इधर जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y बटे कितना हो जाएगा, 2। अब देखना क्या रखते हैं अपन। सबसे पहले मैं y का मान 0 रखता हूँ, यानी ऐसा मान रखना है कि 2 का भाग इसमें पूरा पूरा आसानी से चला जाएगा। सबसे पहले y का मान इसमें 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 12 प्लस 3 इंटू 0 बटे कितना हो जाएगा, 2। अब किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते तो 0 आता है। 12 का गुणा 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और 2 का भाग 12 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी x बराबर कितना आ गया, 6। अब दोस्तों y का जो अगला मान है वो क्या रखे उसके लिए देखना है, क्योंकि अपन y का मान 0 1 रख देंगे, यहाँ रखेंगे, 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। इसके लिए आप मान ऐसा रखो कि 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, नहीं जाए तो पॉइंट में तो आंसर लाना ही है, उससे कोई बात नहीं। तो अपन अगला मान रखते हैं। अगला मान रखने के लिए सीधी सी तरीका कि जो यहाँ आपने मान रखा उसमें इस नीचे वाली संख्या को प्लस कर दो। जो आपने 0 रखा उसमें नीचे वाली संख्या को प्लस कर दो। तो 0 में 2 जोड़ा तो कितना, 2। इसका मतलब y का अगला मान क्या रखना, 2, और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सा हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3 इंटू 2 बटे 2। 3 का गुणा 2 से क्या, 6, 12 में 6 जोड़ा 18, 2 का भाग 18 में दिया, कितना आया, 9 बार चला गया। अगला मान देखते हैं अपन। और अब आप अगला मान नहीं भी देखो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इसका मान आपने y का मान 0 रखा और x का मान कितना आया, 6। इसमें y का मान 0 है, x का मान कितना आया, 6। इसका मतलब आपको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों मान सेम मिल गए। और अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो y का मान अगला क्या रख दिया, 4। x बराबर 12 प्लस 3 इंटू 4 बटे कितना हो गया, 2। 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12। 12 12 24, 24 में 2 का भाग दिया तो 12। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 6 और 0 इधर भी आ गया, 6 और 0 इधर भी आ गया, सेम मिल गया। इसका मतलब आपको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें अपन फिर से सारणी बना देते हैं। अब सारणी में हमने देखा यहाँ x यहाँ y। सबसे पहले y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया, 6। फिर अगला मान हमने y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आया, 9।
फिर हमने y का मान 4 रखा तो x का मान कितना आया 12। अब यहाँ देखिए 6 और 0 आ गया। इसका मतलब हमें तो इन दोनों की तो ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत है। तो अब आप पहले इसे उतार लीजिए, फिर मैं आपको ग्राफ बनाकर भी बता देता हूँ और a का मान निकाल कर भी बता देता हूँ। पहले इसे जल्दी से उतारिए बिना टाइम वेस्ट किए। अगर मैं कोई प्रश्न मिटा देता हूँ तो आप जब भी सवाल उतारें तो वीडियो पॉज करें और फिर उतार सकते हैं। ये कुछ दिन ही बचे हैं, इसमें आप अपनी मेहनत का रंग ला सकते हैं और कुछ मेहनत करके अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। 10वीं को बिना नुकसान किए आप पास कर सकते हैं। अब अपन इसका ग्राफ बनाते। ग्राफ बनाने के लिए दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि x और y अक्ष वाली लाइन खींच देते। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। जो खड़ी लाइन है वो y अक्ष, जो आड़ी लाइन है वो x अक्ष। ये x और ये x डैश, ऐसे ही है, ये x डैश, ठीक है। ये मूल बिंदु हो गया 0। अब यहाँ पर क्या क्या पॉइंट है वो देख लीजिए आप। पॉइंट क्या क्या है, आपको प्लस, सारे प्लस के मान है, यानी ये प्लस का, ये प्लस का, माइनस का नहीं है तो माइनस का नहीं लगाना आपको, ठीक है। यहाँ हमने 1 लगा दिया। और आप कैसे लगाएंगे, प्रत्येक खंड पर 1 अंक लिखेंगे। 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7 8, जितना आए उतना लिख देना, ज़रूरी नहीं 9 भी आए 12 भी आए, ठीक है। इधर भी लिखा, प्रत्येक खंड पर आप 1 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 लिख दिया मैंने। अब यहाँ देखना दोस्तों, इसने पहला अपन बॉक्स लेते, पहले में y का मान 0 है और x का मान कितना है 6, यानी y का मान आपके पास कहाँ है 0, x का मान है 6। इसका मतलब यहीं पर पॉइंट लगेगा। x का मान है 3, y का मान है 1, x का मान है 3, y का मान है 1, यहाँ पर लगेगा। x का मान है 0, y का मान है 2, x का मान 0, y का मान है 2, यहाँ लगेगा। तीनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए। मैंने तीनों पॉइंट को आपस में मिला दिया दोस्तों, स्केल से मिलाना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं हाथ से लाइन खींच दी। फिर अगला पॉइंट देखें, x का मान कितना है 6, y का मान 0, x का मान 6, y का मान 0, यही आएगा। x का मान 9, y का मान 2। मैं आगे एक पॉइंट और बढ़ा देता हूँ, यहाँ 9, ठीक है। x का मान है 9, y का मान कितना है 2, यानी ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ, ये पॉइंट आ गया। अब ज़रूरी नहीं बाहर वाला लिखे 4 वाला, इन दोनों पॉइंट को भी मैं आपस में मिला देता हूँ, यानी इस तरह से आप दोस्तों पेंसिल और स्केल से बनाएंगे। मिल गया। हमारा जो पॉइंट आ गया है वो ये आ गया है, और ये पॉइंट कौन सा हो गया 6 0, यानी x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0। अब हमें इसने क्या पूछा, हमें इसने पूछा है कि इसमें से आपको a का मान निकालना है। जो समीकरण आपको दे रखी है उस समीकरण में से आपको a का मान निकालना है। अब समीकरण क्या है, 4x + 3y बराबर a। x की वैल्यू क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, प्लस 3, y की वैल्यू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, बराबर a। 6 × 4 24, 3 का गुणा 0 से क्या 0, बराबर a। 24 में 0 जोड़ा तो कितना आया 24। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यारो, a की वैल्यू आ गई 24। अब बना दीजिए ग्राफ। अगला प्रश्न देखते हैं ध्वजांक विधि से भाग। दोस्तों जैसा कि पहले मैंने बताया था, आपको ग्राफ वाला फिक्स है, ग्राफ वाला सवाल आएगा। ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया वो आएगा, लेकिन उस टाइप से ग्राफ का सवाल आएगा। और इस बार ध्वजांक विधि से भाग आएगा। ध्वजांक विधि से भाग करने के लिए दोस्तों जहाँ पर एक चीज़ देखना कि इस 119 का भाग मुझे इस वाली संख्या में देना है, तो कुछ भी नहीं करना है कि जो पीछे से इकाई अंक है उसको तो लिखना है ध्वजांक में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ खंड बनाने पड़ेंगे। यहाँ आ जाएगा आपका ध्वजांक आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका मुख्यांक आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ 119 है, 119 में पीछे का इकाई अंक क्या है 9, उसको तो रख दिया हमने ध्वजांक में, और 11 जो है उसको रख दिया हमने मुख्य अंक में। तो यहाँ पर पीछे से एक अंक क्या है 7, इसको रख दिया लास्ट खंड में। बचे हुए सभी अंकों को हमने रख दिया बीच वाले खंड में। ठीक है, 59283 को रख दिया हमने बीच वाले खंड में। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे किसी भी संख्या का भाग देना हो, यानी मान लीजिए 529 के अंदर 23 का भाग देना, तब भी 3 को तो रखेंगे ध्वजांक में और 2 को कहाँ रखेंगे मुख्यांक में। यानी जिस संख्या का भाग देना है उसका इकाई अंक जाएगा ध्वजांक में, और बचे हुए सभी अंक जो है वो कहाँ जाएंगे मुख्यांक में। तो ठीक इसी में भी यही हो गया कि इसमें जो इकाई अंक है वो 9 वो जा रहा है ध्वजांक में, बचा हुआ 11 जो है वो कहाँ जा रहा है मुख्यांक में। और भाग किसका जाएगा दोस्तों, इसमें भाग हमेशा मुख्यांक का जाएगा। अब इसको करते कैसे वो देखते हैं, क्योंकि ये सब बोलते हैं ये विधि कठिन है। ये विधि कठिन है क्योंकि इसमें जो काम आप कर रहे हैं उसको लिखना है रिटर्न में। मैंने पहले भी बताया जब इस्माइल प्रोजेक्ट के पेपर सोल्व करवाए थे उसमें भी। अब आपको 11 का भाग 5 में देना नहीं जाता, तो 11 का भाग अपन किस में देंगे 59 में। तो फर्स्ट स्टेप लिखेंगे 59 के अंदर अपन 11 का भाग दे देंगे। 11 का भाग 59 में देंगे तो भागफल कितनी बार जाएगा, भागफल जाएगा 5 बार। और शेषफल कितना बच जाएगा आपका यारो, शेषफल बच जाएगा आपका 4, क्योंकि 11 5 55, 55 9 में से 5 गया तो 4। तो भागफल तो यहाँ लिखेंगे, और ये जो शेषफल है वो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लास्ट वाला शेषफल लिखेंगे। तो ये जो 4 बचा वो लिख देंगे अपन 9 और 2 के बीच में। अब ये संख्या क्या बन गई, ये संख्या बन गई यहाँ पर 42। आप यहाँ पर देखिए, नहीं समझ में आया था आप मुझे कमेंट कर पूछ देना, या मेरे ये जो नंबर दे रखे इन नंबर पर मुझे आप मैसेज करके पूछ लेना कि ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया। तो भाग 5 शेष बराबर फल हो गया 4, ये संख्या हो गई 42। संख्या क्या हो गई 42। अब इस 42 के अंदर इस 5 का गुणा आपको 9 से करना, 9 5 कितने हो जाते हैं 45। तो 42 में से 45 गया तो कितना बच गया माइनस का 3। और दोस्तों ये याद रखना, ध्वजांक विधि के अंदर माइनस की संख्या नहीं आनी चाहिए। जैसे ही माइनस की संख्या आती है अपन उस विधि को अपन क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और भाग फिर से अपन नया देते हैं। अब यहाँ पर आपके माइनस का 3 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, पहले 5 बार गया, अब अपन 11 का भाग देंगे तो कितनी बार देंगे, एक कम संख्या बार देंगे, यानी 59 के अंदर 11 का भाग देंगे 4 बार। तो भागफल कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। शेषफल कितना बच जाएगा 11 × 4 44। 55 में से 44 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा। तो शेषफल जो अपने पास बच जाएगा 15। यानी ये भागफल पहले 5 आ रहा था ऐसे काटेंगे, अब यहाँ क्या लिख देंगे 4। ये शेषफल 15 बचा था, यहाँ 4 है तो यहाँ लिख देंगे 5। अब क्या हो गई संख्या 152। इस 152 में 4 का गुणा 9 से करेंगे 36। 152 में से 36 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ कितना हो गया 14। 14 में से 3 गया तो 11, यानी 116। अब ये संख्या क्या आ गई मेरे पास 116। इस 116 के अंदर किसका भाग देना है आपको, 116 के अंदर आपको 11 का भाग देना। 11 का भाग 116 के अंदर देंगे तो भागफल जाएगा आपका कितनी बार जाएगा बताइए। 11 का भाग अगर जब अपन 116 के अंदर देते हैं तो भागफल कितनी बार जाएगा बताइए, जल्दी बताइए। 11 9 99, 9 बार जाएगा। यहाँ चला गया 9 बार, 11 9 99, और शेषफल कितना बच जाएगा, इधर लिख दिया 11 9 99। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा बताइए। 16 में से 9 जाएगा तो 1 2 9 और 7 बच जाएगा, 7 ही होगा ना भाई। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा
17 शेषफल बच जाएगा। जब 116 में से 99 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 17 शेषफल बच जाएगा। अब ये 9 तो लिख दो यहाँ पर, शेषफल क्या आया 17, वो कहाँ लिखेंगे अपन? इन 2 और 8 के बीच में। तो ये नई संख्या क्या बन गई मेरे पास? 178। इस 178 में 9 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना आया? 81। 178 में से 81 घटाएंगे तो 8 में से 1 गया तो कितना बच गया? 8 में से 1 गया तो 7 बच गया, और 17 में से 8 गया तो कितना बच गया? 9 बच गया। 9 और 8 कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो 17 में से 8 गया तो कितना बच गया? 9 बच गया। अब अपन भाग देते हैं फिर से 97 में। किसका भाग देंगे? 97 में अपन भाग देंगे 11 का। 97 में भाग देंगे 11 का। 11 8 कितना बचा? 11 8 88, और शेषफल फिर से कितना बच जाएगा आपके पास? 17 में से 8 गया तो कितना बच गया? शेषफल बच गया 9। ये भागफल आ जाएगा यहाँ पर, और ये शेषफल कहाँ आ जाएगा? इस 8 और 3 के बीच में। यानी संख्या क्या बन गई? 93। माइनस 8 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 8 72। 93 में से आपको 72 घटाने तो 3 में से 2 गया तो 1, 9 में से 7 गया तो 2, कितना बच गया? 21। अब आपको इस 21 के अंदर किसका भाग देना है? 21 के अंदर आपको भाग देना है 11 का। भागफल कितनी बार जाएगा? अब 11 एकम 11, और शेषफल कितना बच जाएगा आपके पास? 10। यही बचेगा कि भाई 21 के अंदर आपको 11 का भाग देना है, तो शेषफल भागफल एक बार जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बच जाएगा आपका 10। और ये जो भागफल है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ। ये शेषफल जो 10 है वो कहाँ आएगा? यहाँ। और हमने लिख दी नई संख्या 107। अब इस 107 में से कितना घटाऊंगा मैं? 9 घटाऊंगा। 107 में से जब 9 घटाएंगे, यानी 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, और ये कितना बच गया इधर? 9। यानी यहाँ शेषफल कितना बचेगा? 98। अब ये बताओ कि इधर कोई संख्या है? नहीं, तो ये 98 कहाँ लिखेंगे अपन? ये, यानी मेरे पास जो भागफल आएगा वो कितना आ जाएगा? 4981, 4981, और शेषफल जो है वो कितना आएगा दोस्तों मेरे पास? 98। ये है ध्वजांक विधि से भाग करने का तरीका, क्योंकि जब आपके पास माइनस आ जाता है तब वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, माइनस आपको नहीं लेना होता है। ठीक है, अब इस ध्वजांक विधि से आप इस सवाल को उतार लीजिए। तीसरा प्रश्न लेते हैं। आज की क्लास में अपन जितने प्रश्नों पर डिस्कस कर सकेंगे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, नहीं तो अपन कल की क्लास को फिर से कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 25 तारीख तक आप प्रातः रोज 8 बजे अपना फ़ोन लेकर बैठ जाना। आपको 8 बजे रोज़ सुबह मेरी क्लास अवेलेबल हो जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, वैदिक विधि से इस सवाल को हल कीजिए। ये पहली प्रश्नावली का ही 1.4 का सवाल है। भली किताब के अंदर, नए सिलेबस के अंदर सवाल नहीं है, लेकिन सवाल आते हैं। ये 1.4 के अंदर का सवाल है, और सवाल का नाम है, सूत्र का जो नाम होगा वो है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि से इसको आपको सोल्व करना है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इस तरह से समीकरण है, हमें इसको सोल्व करके बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, सिंपली मेथड से सोल्व कर सकते हैं, इधर का गुणा इधर से, क्योंकि बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है, तो आप व्रज गुणा करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अपन इसको व्रज गुणा से नहीं करना है, क्योंकि आपको वैदिक विधि से सोल्व करना है। तो वैदिक विधि से इसको सोल्व कैसे करते हैं? सूत्र नंबर 4 जो है, सूत्र साम्य समुच्चय वाले में सूत्र नंबर 4 ये कहता है कि दोनों पक्षों के अंशों का योग दोनों पक्षों के हरों के योग के बराबर या उसका अनुपात बराबर होता है, तो किसी भी एक योग को 0 के बराबर रख देने पर x का मान हमारे आ जाता है। तो ये दोनों पक्ष, इन दोनों पक्षों के अंश को लेते हैं। दोनों पक्ष का अंश क्या है? 3x + 2 प्लस x + 1 का योग। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4x, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो दोनों पक्षों के अंशों का योग दोनों पक्षों के हरों के योग के बराबर होता है, और सूत्र नंबर क्या है? 4। और इसी का सूत्र नंबर 5 ये कहता है कि एक पक्ष के अंश और हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश और हर के अंतर के बराबर या अनुपात के बराबर। अब 5x + 7 + 3x - 1, 5 और 3 कितना हो गया? 8x
7 में से 1 गया तो कितना हो गया 6। क्या इन दोनों का योग बराबर दिख रहा है आपको? 4x + 3 और 8x + 6 बराबर है? नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ देखना, अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल देता हूं तो अंदर क्या बच जाता है? 4x + 3 बच जाता है। इसका मतलब 4x + 3 4x + 3, अगर इस 4x + 3 से ये 4x + 3 कट गया तो इधर कितना बच गया? 1, यानी ये अनुपात बराबर हो गया 1:2। तो किसी भी एक योग को 4x + 3 और 4x + 3 किसी भी एक योग को किसके बराबर रख दो? 0 के बराबर रख दो। 4x + 3 बराबर क्या रख दिया? 0 रख दिया। x की वैल्यू निकालनी, 4x बराबर इस 3 को पक्षांत बराबर के उधर भेजा तो माइनस का हो गया, तो x बराबर कितना हो गया? -3/4। ये आपके x की वैल्यू आ गई है। x बराबर कितना आ गया? -3/4। अगर ये सीधा यहाँ ये आ जाता कि भाई यहाँ पर 8x + 6 नहीं आता, सीधा ये आ जाता तो अपन उसके योग के बराबर रख देते। तो अनुपात भी आपको देखना है। अब इसे उतार लीजिए। चौथा प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध ये करना है हमें, √5 एक परिमेय संख्या है और गारंटी से प्रश्न ऐसा भी आएगा। एक प्रश्न इस तरह से भी आएगा और उसमें हमें दे रखा हुआ √3 √4 √2 √3 √5 √7, ये सभी एक अपरिमेय संख्या। इसको करते कैसे, ये 3 नंबर का सवाल आता है दोस्तों। इसको ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखना कि इस सवाल को सबसे पहले करते कैसे। मान लीजिए हमारे पास ये सवाल दे सिद्ध कीजिए √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको करने का सीधा सा तरीका है, सबसे पहले इसको आप मान लीजिए कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को अपन कैसे लिखते हैं? a/b के रूप में लिखते हैं। समीकरण नंबर क्या हो गया यारों? समीकरण नंबर हो गया 1। अब क्या करते हैं? इन दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब आपको इधर भी वर्ग करना और इधर भी वर्ग करना है, तो ये कर दिया मैंने, √5 का वर्ग कर दिया बराबर a/b का इधर भी कर दिया मैंने वर्ग। जब भी अंडर के अंदर कोई संख्या होती है उसके ऊपर स्क्वायर होता है, तो जो संख्या होती है उसको यूं का यूं लिख देते हैं, a²/b²। लिख दिया। व्रज गुणा किया तो व्रज गुणा में मैंने लिख दिया a² बराबर 5b²। समीकरण नंबर मैंने लिख दिया यारों 2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देखना कि मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मेरे पास आ गया कि a² बराबर 5b²। अब अपन देखते हैं कि ये जो संख्या है 5, या जो संख्या 5 है, ये यहाँ जो संख्या आ रही है 5, ये 5 जो है a² से विभाजित है। मैं लिख देता हूँ 5 a² से विभाजित है, और मैं इसको समझा भी दूंगा अभी। विभाजित है, 5 a² से विभाजित है। मान लीजिए कि 25 5 का वर्ग कितना होता है? 5 a² से विभाजित है, यानी 25। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का भाग 25 में दिया, कितना आ गया? 5। 5 a² से विभाजित है, इसलिए 5 a से b विभाजित होगा। 5 a से b विभाजित होगा। 5 a² से विभाजित है तो 5 a से भी विभाजित होगा। दोस्तों यहाँ देखना कि 5 a², एक की जगह मैंने लिख दिया 5, 50 का स्क्वायर 25। जब 5 से विभाजित है तो क्या 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन उत्तर जो है दोनों का अलग आएगा। इसका उत्तर 5 आ रहा है तो इसका उत्तर कितना आएगा दोस्तों? 1। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि
5a स्क्वायर से विभाजित है, इसलिए 5a से भी विभाजित होगा। जब 5a से विभाजित होगा तो उत्तर कुछ अलग ही आएगा और उस उत्तर को मैंने लिख दिया c। इन दोनों के बीच में फिर से बराबर का चिन्ह व्रज गुणा किया तो a बराबर कितना आ गया 5c, यानी इस a का मान आप इसमें लिख दीजिए। a का मान मैं समीकरण 2 में रखता हूँ तो इसकी जगह रखा तो यहाँ हो जाएगा 5c का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5c। 5 का स्क्वायर हो गया, सॉरी 5b स्क्वायर हो गया इधर, ठीक है। a का मान 5c यहाँ रखा, 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। 5 से 25 कट गया 5 बार, यानी इसको मैं इधर आगे लिख देता हूँ। 5 से 25 कट गया 5 बार, इधर आ गया 5a स्क्वायर, सॉरी 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। फिर से यही कंडीशन हो गई, समीकरण नंबर 3 लिख दिया और फिर से यही कंडीशन हो गई कि जब 5a स्क्वायर से विभाजित है तो 5a से भी विभाजित है, ठीक। 5b स्क्वायर से विभाजित है तो 5b से भी विभाजित होगा। तो यहाँ लिख देते हैं क्योंकि 5b स्क्वायर से विभाजित है इसलिए 5b से भी विभाजित होगा, 5b से भी विभाजित होगा। अतः अब जो लाइन में यहाँ लिख रहा हूँ वो आपको लिखनी है। अतः लिखिए, इतना हो गया। यानी पहले जब भी जो सवाल आता है उसको परिमेय संख्या मानिए, परिमेय संख्या a बटे b होती है, दोनों पक्षों में वर्ग करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने के बाद इस तरह से आता है। फिर हमने व्रज गुणा किया, यानी a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर आया। जब 5 का भाग a स्क्वायर में जा सकता है तो 5 का भाग a में भी जाता है। जब 5 का भाग a स्क्वायर में जाता है तो कुछ संख्या अलग आती है, और 5 का भाग जब a में जाता है तो कुछ संख्या अलग आती है, और वो संख्या मैंने लिख दी यहाँ पर c। जब 5 का भाग a में देंगे तो c आएगा, हमने a बराबर 5c लिखा। यहाँ से a का मान मैंने इसमें लिख दिया तो 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। 5 का भाग 25 में गया, कितनी बार गया 5c स्क्वायर बराबर फिर b स्क्वायर। फिर से वही कंडीशन कि जब 5b स्क्वायर में जा सकता है तो 5 का भाग b में भी जाता है। और आगे एक भाषा लिखनी है, आपका सवाल हो गया, लिखिए। अतः प्रथम व द्वितीय पूर्णांकों से स्पष्ट है कि 5, अतः प्रथम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, अतः प्रथम व द्वितीय पूर्णांकों से स्पष्ट है, पूर्णांकों से स्पष्ट है कि 5, यहाँ पर संख्या 5 है आपकी, 5 पूर्णांक a व b, 5 पूर्णांक a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। 5 पूर्णांक जो है वो a b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह कथन प्रारंभ में तथ्य का या प्रारंभ में प्राप्त तथ्य का विरोधी था। अतः यह कथन, परंतु यह कथन प्रारंभ में प्राप्त तथ्य का विरोधी था। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। बस इतनी सी भाषा लिखनी है आपको। ये इतना सब कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद इस कार्यक्रम के समापन में लिखना है। अतः प्रथम व द्वितीय पूर्णांकों से स्पष्ट है कि 5 पूर्णांक a व b का गुणनखंड है। यानी पहले तो गुणनखंड प्राप्त हो रहा था, परंतु यह कथन प्रारंभ में प्राप्त तथ्य का विरोधी था, लेकिन बाद में यह गुणनखंड नहीं था, क्योंकि √a/b जो है वो √5 में था, इसलिए विरोधी था इसका। इसलिए अपन कह सकते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे छापने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेते हैं, आधे घंटे से ऊपर हो गई है क्लास स्टार्टिंग की। ठीक है, आज कुछ सवाल को हमने ले लिया, 4-5 सवाल को हमने ले लिया।
आपकी क्लास डेली 8 बजे ही चलेगी सुबह, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी 8 बजे उपस्थित हो जावें अपने फ़ोन के सामने। जो बच्चे मेरी क्लास में उपस्थित हैं उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे क्लास में नहीं हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो 8 बजे आप किसी भी हालत में अपनी क्लास सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा जो इन 25-26 दिन के अंदर अपन प्रश्नों को देखेंगे, जिनकी प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप सभी पढ़ाई को जारी रखें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दे रखा है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फ़ोन ना करिएगा, बस मुझे उस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा आपको, या मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा सर ये सवाल हमें समझ में नहीं आ रहा है, आपको उसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूँगा। कल फिर से अपन 8 बजे मिलते हैं मॉर्निंग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।